Hello students, myself Divya Patel. Welcome to my YouTube channel. Students, if you like my video, then please subscribe my channel. हमने जो है वो स्टैंडर्ड 9th का जो सोशल साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसका पार्ट 3 मैं जो है वो यहाँ पे आज रख रही हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम तक पढ़ा था। आज जो है वो हम उससे ज़्यादा जो आगे का है वो शुरुआत करेंगे। सब्सिडियरी अलायंस जो सिस्टम है, यहाँ पे आपको जो सब्सिडियरी अलायंस जो सिस्टम है उसके बाद आफ्टर वेलेस्ली, जो वेलेस्ली ने रखी थी, हस्टिंग केम टू इंडिया एज एन गवर्नर जनरल। वो वापस जो है वो गवर्नर जनरल की पद पे हस्टिंग वापस आए इंडिया में। ही वेज अ वॉर विद नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी। उन्होंने नेपाल में वॉर किया और नेपाल के जो गुरखा थे उनको जो है वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा। हस्टिंग फाउट अ बैटल विद अ पिंडारास एंड टू कंट्रोल ओवर दैम। और जो इंडिया के पिंडारास कास्ट थी उनके साथ भी उन्होंने जो है वो बैटल जो है वो फाउट किया, उनके साथ भी युद्ध किया और उनके ऊपर भी कंट्रोल किया। विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। और जो तीसरा मराठा वॉर होने के बाद कंपनी की जो है वो सुप्रीमेसी जो है, उनका जो अधिकार है, उनका पावर जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया। इन कंपैरिजन टू अर्लियर गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक इज नोन एज अ लिबरल गवर्नर जनरल। अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल जो है वो इंडिया में आए, उनके बाद ये जो बेंटिक आए गवर्नर जनरल बन के, तो वो थोड़े लिबरल थे, इतने स्ट्रिक्ट और इतने क्रूर नहीं थे। बेंटिक बिलीव दैट द डिससेटिस्फैक्शन इन अ डिफरेंट स्टेट ड्यू टू imperialist policy adopted by the previous governor generals could not bring about any unity। जो इस तरह से जो पॉलिसीज डाली गई थी अभी तक स्टेट्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो यूनिटी जो है वो नहीं रहेगा और डिससेटिस्फैक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स। तो उनकी जितने भी काम थे वो सारे के सारे लिबरल हुआ करते थे। देन आफ्टर डेलहाउसी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848। उनके बाद डेलहाउसी आए। ही वॉज फायरेंस इंपीरियलिस्ट। वो बहुत ही खतरनाक साबित हुए, बहुत ही डेंजर साबित हुए, बहुत ही कड़क साबित हुए। डेलहाउसी एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी एंड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। इंडिया के ऊपर ब्रिटिश की जो राज है वो बढ़ाने के लिए, उनका पावर एक्सपैंड करने के लिए डेलहाउसी ने जो है वो एनेक्सेशन की पॉलिसी जो है, एनेक्सेशन की पॉलिसी जो है वो उसको एक्सेप्ट किया, वो लागू की। जो एनेक्सेशन पॉलिसी है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसका, ये पॉलिसी थ्रू दी वॉर के थ्रू किसके ऊपर लागू की, कौन से स्टेट में, तो वो पंजाब और पेगू जो अभी का बुरमा है। नेक्स्ट, एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर। मतलब कि वंश के बिना जो भी राजा अगर मर जाता है तो वो डायरेक्टली जो है वो इस पॉलिसी के तहत कंपनी के पास चला जाएगा उसका पावर। तो वो कौन से जो है वो राज्य थे, तो सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत और नागपुर। एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट की वजह से जो स्टेट मिसमैनेजमेंट वाला है, जिसमें कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, तो वो इसके ऊपर ये पॉलिसी लागू करके वो स्टेट भी उनके पावर में चला जाता है। वो था अवध। एनेक्सेशन ऑन अ प्रीटेक्स्ट ऑन अ डेप्ट कलेक्शन। जो प्रोविजंस मिलने की वजह से जो स्टेट उनके हाथ में चला गया था वो निज़ाम भारत का था। एनेक्सेशन टू एंड अ नेम शेक रूल। जो नेम शेक रूल था, नाम जिनका जो है वो नहीं रहता है, एंड हो जाता है, तो उस राजा का अगर नाम खत्म हो जाता है, रूलिंग खत्म हो जाता है, तो वो जो है वो उस पॉलिसी के तहत जो है वो उनके पावर में चले गए थे। वो थे कर्नाटका और पंजाब। तो ये था एनेक्सेशन पॉलिसी की वजह से कौन से राज्य
कौन से स्टेट जो थे वो कंपनी के पास चले गए। बिसाइड्स बीइंग एन इंपीरियलिस्ट, डलहौजी वाज आल्सो अ रिफॉर्मिस्ट। वो भले ही इंपीरियलिस्ट था लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई टू थाने 1853 AD। पहले तो इंडिया में रेलवे स्टार्ट किया। जो पहले रेलवे लाइन थी वो मुंबई टू थाने के बीच में 1853 AD में स्टार्ट हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वायरलेस सिस्टम स्टार्ट किया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक के काम हो सके उसके लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया। इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा, और इंग्लिश एजुकेशन भी इंडिया में स्टार्ट हुआ। वर ऑल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, और उनके टेन्योरिंग पीरियड के अंदर ये सारे जितने भी रिफॉर्म्स जो है वो इंडिया में हुए। ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट विडो मैरिज। उन्होंने चाइल्ड मैरिज जो है वो बंद करवाए और विडो मैरिज जो है वो स्टार्ट करवाया, विडो रीमैरिज स्टार्ट करवाया। विदिन 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded. प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757, उसके 100 साल बाद ब्रिटिश का जो रूल और उनका एम्पायर है दोनों इंडिया में बहुत ही बढ़ गया था। बट इन द प्रोसेस they had to face the dissatisfaction of the Indian state, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in 1857 AD। भले जो ब्रिटिशर्स थे उनका राज इंडिया में बढ़ गया था, लेकिन इंडिया में डिससेटिस्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा था अलग अलग जगहों पे, और उसी की वजह से पहली इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी 1857 AD में। तो आई होप कि आपको डलहौजी के बारे में और हॉस्टिंग के जो बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। क्या क्या रिफॉर्म्स हुए वो तो हमने देख लिया, लेकिन अब इकोनॉमिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुई है कंपनी की वो हम देखेंगे। When we evaluate the 100 years of the company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, become merely a country that produced raw materials for the England and prospective market for a goods produced in factories. अभी तक यूरोपियन कंट्री में जो इंग्लैंड था वो सिर्फ इंडिया से रॉ मटेरियल लेता था और प्रोडक्शन करता था, लेकिन ये जो 100 साल कंपनी का जो रूल इंडिया में चला उसकी वजह से जो है उसका पावर फैक्ट्रीज में उनके प्रोडक्शन में जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लोथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मसलिन 1708 to 1756 तक। बट आफ्टर द ड्यूअल पावर पॉलिसी द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। बंगाल जो है वो यूरोप को जो कॉटन क्लोथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट और मसलिन जो है वो अभी तक पहुंचाता था, लेकिन ये ड्यूअल पावर पॉलिसी की वजह से एक नवाब का भी और एक ब्रिटिश का, दोनों की ये पावर पॉलिसी की वजह से दोनों का राज चलता था। तो ये पॉलिसी की वजह से जो बंगाल था उनकी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी फेड हो गई, निकल गई, गायब ही हो गई। द ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन, was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British while the responsibility of the people's welfare was with the नवाब। ये जो द्विमुखी शासन था वो कैसे चलता था? जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम जो है वो ब्रिटिशर्स के पास होता था, लेकिन जो लोगों की वेलफेयर का काम जो होता था, सोसाइटी के वेलफेयर का काम जो नवाब के पास रहता था। लेकिन नवाब के पास अगर इनकम नहीं आएगी तो वो लोगों की वेलफेयर नहीं कर पाएंगे, और ब्रिटिश वेलफेयर में मानते नहीं थे, उनको सिर्फ इनकम की पड़ी थी। तो इसी की वजह से बंगाल का जो प्रॉस्पेरिटी थी वो सारी की सारी फेडेड हो गई। Thus the British got the power without any responsibility। ब्रिटिश के पास पावर हो गया बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एंड द नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर। और नवाब के पास सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई लेकिन कोई पावर नहीं रहा। दिस वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच रूइंड बंगाल इकोनॉमिकली। और ये जो है वो बंगाल को रूइन करने वाला जो था वो था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड द इंडियन पीजेंट्स अ डेप्टर। जो हमारे इंडियन पीजेंट्स हुआ करते थे
जो फार्मर्स हुआ करते थे, वो पीजेंट्स रेवेन्यू कलेक्शन जो कंपनी करता था वो अनफेयर होता था। कभी भी रेवेन्यू बढ़ा देते थे, कभी भी कोई भी रेवेन्यू जो है वो लागू कर देते थे, तो उनकी वजह से जो है वो पीजेंट्स जो है वो धीरे धीरे उनकी जो है वो तरक्की कम होने लगी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस ऑन अ इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री, और हमारी जो क्लोथ इंडस्ट्री हुआ करती थी, इंडिया की ओरिजिनेटेड क्लोथ इंडस्ट्री, वो भी जो है वो अनफेयर टैक्स की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगी। दे एडोप्टेड वेरियस डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस टू रूइन द प्रॉस्परस इंडियन इंडस्ट्रीज, और उन्होंने अलग अलग प्रैक्टिसेस की वजह से कंपनी अलग अलग तरीके से जो है वो इंडिया की इंडस्ट्री को तोड़ रहा था, बिकॉज ऑफ विच इट कम्प्लीटली कोलैप्स, और इसी की वजह से इंडियन इंडस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली कोलैप्स्ड हो गई। द इंडियन आर्टिसंस बिकम पुअर, हमारे जो आर्टिसंस हैं वो पुअर हो गए एंड अनएम्प्लॉयड हो गए और उनके पास कोई काम नहीं रहा। द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स द वीवर्स ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ द क्लोथ इन अ शॉर्ट पीरियड, और कंपनी जो है वो हमारे जो ट्रेडर्स हुआ करते वो ट्रेडिंग करने के लिए जो बंगाल के वीवर्स है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे फोर्सफुली कि उनको थोड़े ही टाइम पीरियड में ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो क्लोथ मिले। इफ द वीवर रिफ्यूज ही वुड बी पनिश्ड बाय बीइंग लैस और जेल, इसी की वजह से अगर कोई वीवर्स उसको मना कर देता है तो उनको पनिशमेंट मिलती है, जेल में भेज दिया जाता है। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, कंपनी का जो पावर यहाँ पे इंडिया में नहीं आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब तक इंडिया के जो विलेजेस थे वो सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर थे और प्रॉस्परस थे, बहुत ही डेवलप्ड थे। बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकम डिपेंडेंट एंड पुअर, और इसी की वजह से कंपनी के रूल की वजह से जो है वो डिपेंडेंट हो गए, पुअर भी हो गए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने एंड स्टीमर सर्विस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड was started and development of these ports in Mumbai, Madras and Kolkata also took place. कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलिंग पीरियड के अंदर ही रेलवे लाइन स्टार्ट हुई मुंबई टू थाने के अंदर, स्टीमर सर्विस स्टार्ट हुई इंडिया से इंग्लैंड के बीच में, और बहुत सारे पोर्ट्स जो थे हमारे इंडिया के वो डेवलप्ड हुए, जैसे कि मुंबई, मद्रास और कोलकाता। ये था इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कंपनी के रूल का। नाउ सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल, हमारा कंपनी की रूलिंग की वजह से इंडिया पे कौन सा जो है वो सोशल इम्पैक्ट हुआ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप अमॉन्ग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स। इंडिया में पहले न्यूज़पेपर्स नहीं हुआ करते थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वो न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए, और उसी की वजह से जो है वो न्यूज़पेपर की वजह से हमारे देश के लोगों के अंदर फ्रीडम के लिए एक थॉट भी जन्मा और उसके लिए स्पीच स्टार्ट हुई। In the Indian society, certain wrong social customs, rites and rituals were prevalent during this time, like sati system, female infanticide and child marriage, etc. राजा राम मोहन etc. ये जो जितने भी सोसाइटी में जो रॉन्ग कस्टम्स, बुरे कस्टम्स, राइट्स और रिचुअल्स हुआ करते थे वो भी निकल गए, जैसे कि सती प्रथा, जो बच्ची होती है उनको दूध पीती करना, मतलब कि जो हमारे देश की जो दिकरी हुआ करती थी उनको जो है वो मारा जाता था, एंड चाइल्ड मैरिज, उन सबको जो है वो बंद हुआ। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता, बहराम जी मलबारी etc. were the stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of the Britishers. राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता और बहराम जी मलबारी जैसे जो हमारे रिफॉर्मर्स थे इंडिया के, तो ब्रिटिश की हेल्प की वजह से वो भी जो है वो हमारे इंडिया में कुछ अच्छे लॉज पास करा पाए। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एंग्लिसाइड, देयर वॉज अ डिमांड फॉर द पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। हमारे इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से इंग्लिश नॉलेज जो है वो लोगों में डिमांड उसकी बढ़ने लगी। इंग्लिश एजुकेशन बिगेन टू बी इम्पार्टेड इन इंडिया ड्यू टू द लॉर्ड मैक्लुई एंड एंडेवरर्स। जो हमारे लॉर्ड मैक्लुई थे उनकी वजह से इंग्लिश एजुकेशन भी जो है वो इंडिया में इम्पार्ट होना स्टार्ट हुआ।
as recommended by the Charles Wood, universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata. चार्ल्स वुड की वजह से जो है वो हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटीज भी जो है वो एस्टैब्लिश हुई मुंबई, मद्रास और कोलकाता में. A whole class of the people with a knowledge of English development because of English education. लोगों में इंग्लिश नॉलेज जो है वो बढ़ने लगा बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. विद द पैसेज ऑफ अ टाइम दिस ग्रुप मेड डिमांड्स फॉर द सोशल रिफॉर्म्स एंड गिव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स. और इसी इंग्लिश नॉलेज की वजह से हम ब्रिटिशर्स की जो है वो आइडिया, उनकी जो थिंकिंग है उनको समझ पाए और उन्हीं की वजह से जो है वो इंडिया फ्रीडम फाइटिंग के लिए जो है वो रेडी हुई. फ्रीडम के लिए उनके अंदर जो है वो इंडिया के लोगों में थॉट भी आया और फ्रीडम की डिमांड्स बढ़ने लगी, सोशल रिफॉर्म्स हुए और ये जो रिफॉर्म्स है वो सारे के सारे उस टाइम पीरियड में जो है वो बढ़ने लगे. तो ये जो था वो सोशल इम्पैक्ट था कंपनी का. हियर कंक्लूजन इज गिवन ऑफ दिस चैप्टर दैट thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity. इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए. बट द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टेन गुड एंड बैड रिजल्ट्स इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स. लेकिन उसी कंपनी की रूलिंग की वजह से इंडिया में कुछ अच्छे बुरे इंसिडेंट्स हुए. हमारी पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल फील्ड में कुछ अच्छा रिजल्ट आया और कहीं का जगहों पे कुछ बुरा रिजल्ट आया. हमने वो सारे रिजल्ट्स जो है वो अभी तक देखे. द कंपनी एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड प्रॉस्परस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया एंड रिफॉर्म्स दे मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इनडायरेक्टली प्रूव टू बी अ बेनिफिशियल फॉर इंडिया. लेकिन कंपनी का जो है वो मेन एम यही था कि किसी भी पैमाने में, किसी भी कॉस्ट पे इंडिया का डेवलपमेंट ना देख के भी उनको सिर्फ इंग्लैंड का रिफॉर्म्स बढ़ाना था, प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी थी, चाहे इंडिया का जो है वो अच्छा हो या फिर बुरा हो. और लेकिन कई कबार इंडिया के लिए कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी भी साबित हुई थी. तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. कैसे ब्रिटिशर्स आए, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ उनके रूलिंग का. ये जो था वो होल चैप्टर आपको पूरा हमारा जो 200 साल का जो ब्रिटिश का राज था उनके बारे में ओवरव्यू डेफिनेटली देगा. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स. आई विल आंसर यू एज मच आई गेट द टाइम. थैंक यू स्टूडेंट्स.